नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। कैपिटल टीवी की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान में ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह से हमने ख़ानम तैयबा बुखारी से बात की, रमज़ानुल मुबारक का पहला जुमा, इसके फ़ज़ाइल क्या हैं, इबादत क्या हैं, इबादत का तरीका क्या होना चाहिए, और कुरान और अहादीस में जुमातुल मुबारक और ख़ास तौर पर माह सयाम के जुमे के बारे में क्या कहा है, इस पर हमने बात की। यकीनन आपको पसंद आई होगी गुफ्तगू हमारी। ख़ानम, जो दूसरा हमारा टॉपिक है आज का, जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर हुकूक क्या हैं, इस बारे में कुरान और अहादीस में क्या कहा गया है? हदीस में बहुत ज़्यादा इस पे ज़ोर दिया गया है। बहुत से मकामात पे फरमाया गया कि लिल मुस्लिम अला अखीह सलासून हक्का ला बराअत मिन्हा इल्ला बिल अदाए अबिल अफ़्व। मुसलमान के बाज़ मकामात पे कहा गया सलासून हक्का, दूसरे मुसलमान पे 30 हक हैं। बाज़ रिवायात में कहा गया लहू सब हुकूक़िन वाजिबात, 7 उनमें से इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कि उनसे किसी सूरत, वैसे तो सभी वाजिब हैं ला बराअत मिन्हा, लेकिन 7 ऐसे हैं जिनसे किसी सूरत छुटकारा मुमकिन नहीं है। तो इस तरह से अहादीस में बहुत कुछ कहा गया और 27 सफ़हात पे मुश्तमिल तहरीरें हैं जो अहादीस पर मबनी हैं, जिनमें मुसलमान के ऊपर हुकूक को बयान किया गया। एक रिवायत है जो मैं आपसे बयान करना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ कि शख्स आया इमाम की खिदमत में और उसने सवाल किया कि मुसलमान का मुसलमान पे हक क्या है। तो आका ने इरशाद फरमाया कि इन्नी अलैका शफ़ीकुन व अख़ाफ़ु अन तुज़य्या वला तहफ़ज़ा व तअलमा वला तअमला, मुझे खौफ है कि मैं तुझे बता दूँ और तू उस पर अमल न करे और खुदा की बारगाह में बहुत ज़्यादा गुनहगार करार पाए। अन तुज़य्या, ज़ाया कर दे उस हक़ को, वला तहफ़ज़ा, और उसके हक़ की हिफाजत न करे, व तअलमा वला तअमला, और तुझे मालूम हो और तू अमल न करे। तो उसने कहा ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ऐसा नहीं हो सकता मौला, आप बयान कीजिए। तो आका ने बयान करना शुरू किया तो फरमाया कि उसमें सबसे ज़्यादा जो कमतरीन हक़ है मुसलमान का मुसलमान पे, वो ये है कि अन तुहिब्बा लहू मा तुहिब्बु लिनफ्सिका व तकरहु लहू मा तकरहु लिनफ्सिक, जो चीज़ तुझे पसंद है अपने लिए वो उसके लिए पसंद कर, और जिस चीज़ से तू कराहत महसूस करता है अपनी ज़ात के लिए, वो उससे भी कराहत महसूस कर। ठीक है, हमें आप ख़ानम आपकी तरफ आएंगे और मज़ीद गुफ्तगू का जो सिलसिला है आपसे वो भी आगे बढ़ाएंगे। फिल वक्त नाज़रीन, आज कैपिटल किचन में कराची में इरम अनीस हमारे लिए क्या बना रही हैं, वहाँ बढ़ेंगे और देखेंगे। इरम, क्या बना रही हैं आज आप? अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी शेफ़ इरम अनीस और आपको वेलकम करती हूँ हमारे शो रमज़ान कैपिटल किचन में। आज जो रेसिपी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो है मिक्स पकोड़े। वैसे तो आपने बहुत सारे पकोड़े खाए होंगे और रोज़ ही आप लोग पकोड़े बनाते भी होंगे, लेकिन ये थोड़े से डिफरेंट हैं। इनको हमने नए अंदाज में आपके सामने पेश किया है। और कुछ भी पकाने से पहले हैंड वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है, तो चलते हैं डेटॉल हैंड वॉश की तरफ। इफ्तार से पहले बच्चों को हाथ लाजमी धोने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान भर की माओं का भरोसा है डेटॉल हैंड वॉश पे, क्योंकि माँ माने सिर्फ डेटॉल का धुला, क्योंकि डेटॉल पाकिस्तान का नंबर 1 एंटी बैक्टीरियल सोप है। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज जो हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं वो है मिक्स पकोड़े। तो ज़ाहिर है उसके लिए बेसन का इस्तेमाल तो लाजिम होगा। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ, आप जल्दी से नोट डाउन कर लें। हमारी रेसिपी के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ कर रहे हैं वो हैं आलू, क्योंकि हम मिक्स पकोड़े बना रहे हैं। आलू, गोभी, बैंगन, थोड़ी सी हरी मिर्चें, टमाटर, धनिया, हल्दी, नमक, अनारदाना, कुटी हुई लाल मिर्च, 3 अंडे और काली मिर्च। अगर आप चाहें तो अंडों का इस्तेमाल ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये उसको खस्ता बनाएंगे। और इसके साथ सबसे ज़रूरी बेसन। चलें हम शुरू करते हैं, क्योंकि हमें गोभी के पकोड़े बनाने के लिए पहले गोभी को उबालना पड़ेगा, तो हम इसके लिए पानी गर्म कर लेते हैं। अब हम चूल्हा जला लेते हैं और इसके साथ हम इसमें पानी ऐड करेंगे। मैं तकरीबन 1 जग पानी ले रही हूँ, और ये इसलिए क्योंकि मेरे पास तकरीबन 1 फूल गोभी का है। अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप ज़्यादा पानी ले लें। और इसके साथ ही मैं इसमें तकरीबन ½ टेबल स्पून नमक ऐड कर लूँगी। अगर आपको ज़्यादा नमक खाना है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मैं इसमें तकरीबन ½ टेबल स्पून नमक ऐड कर दूँगी, और इसके साथ ही मैं इसमें ½ टेबल स्पून हल्दी ऐड कर दूँगी, क्योंकि हल्दी जो है वो गोभी को बहुत ही प्यारा सा कलर भी देगी और इसके साथ साथ उसमें बहुत ही नाइस फ्लेवर भी आएगा।
और नमक के साथ ही आप इसमें कुटी हुई काली मिर्च भी डाल सकते हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट देगी इस गोभी को कि और जब ये फ्राई होगी तो मतलब गोभी का एक फ्लेवर आएगा बेसन के अलावा भी, क्योंकि बेसन के पकोड़े ज़्यादा हम गोभी के बना रहे हैं तो इसका भी फ्लेवर आना चाहिए कि उसके अंदर जो गोभी हमने ऐड किया है उसका भी एक फ्लेवर होना चाहिए। ये हम अब इसमें गोभी ऐड करेंगे। जब तक ये उबलेगी हम अपना बाकी काम कर लेंगे। अब आप इसे ढक के रख दें जब तक कि अच्छी तरीके से बॉईल हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा भी बॉईल नहीं होनी चाहिए क्योंकि जितनी अगर ज़्यादा बॉईल हुई तो फिर ये जो है बेसन के अंदर मिक्स हो जाएगी। अब हम साथ आलू काट लेते हैं। आलू को अच्छे तरीके से धो ले, ये काफ़ी होता है, लाजमी नहीं कि आप उसका छिलका उतारें क्योंकि आलू के छिलके के अंदर विटामिन्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं और इसके साथ साथ इसका बेहतरीन जो रिज़ल्ट है वो ये निकलता है कि ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं बेसन के अंदर, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब आप आलू के पकौड़े बना रहे होते हैं तो बीच में जो आलू है वो गलते नहीं हैं क्योंकि उनको टाइम लगता है, कुछ मोटे कटे होते हैं। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप इसको इवन साइज़ में रखें और गोलाई में काटें तो ये बेस्ट पकेंगे और जल्दी गल भी जाएंगे, और अगर छिलके साथ होंगे तो फिर कोई मसला ही नहीं है। ये हमने आलू काट लिए हैं, अब हम इसको साइड पे कर लेते हैं और इसके साथ ही हम बैंगन भी काट लेते हैं क्योंकि हम बैंगन के भी पकोड़े बना रहे हैं। और लाजमी नहीं सिर्फ बैंगन, अगर आप चाहें तो आप पालक के भी पकोड़े बना सकते हैं, वो भी बहुत ही मज़े के होते हैं। और अब तो ये वैसे भी गर्मियाँ चल रही हैं, सब्जियों का ही मौसम है तो हर किस्म की जो सब्ज़ी है वो अवेलेबल होती है आपके लिए, और जो जितनी सब्जियाँ खाएं उतना अच्छा है क्योंकि सब्जियों में प्रोटीन, मिनरल्स, हर चीज़ मौजूद होती है और वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। बैंगन जो है वो मैं अब गोलाई में काट रही हूँ। इसका जो सबसे बड़ा इसको बहुत ही लाइट आंच पे आपने पकाना है और जल्दी से आपने इसको बाहर निकाल लेना है क्योंकि बैंगन जो है वो बहुत जल्दी गल जाते हैं, और इसके फिर अगर ये ज़्यादा जल्दी गल जाएंगे और फिर ये होगा कि बेसन जो है वो अलग हो जाएगा और जो बैंगन है वो बाहर आने लग जाते हैं, मतलब ख़राब हो जाते हैं, फिर बिल्कुल सब कुछ जल जाता है। तो आप कोशिश ये करें कि आप बैंगन को जल्दी ही पका लें। ये हो गया। अब इसके साथ हम दूसरा बैंगन भी काट लेते हैं। चलिए, ये हमने काट लिए गोलाई में। अब इसके साथ ही हम अपनी गोभी चेक कर लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादा गली हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़्यादा गल जाएगी तो फिर ये ख़राब हो जाएगी, इसका कोई मज़ा नहीं रहेगा। ये देखिए हमारी इस वक्त हो रही है, अभी ये थोड़ी सी सख्त है, इसको थोड़ा सा टाइम है अभी उबलने में। जिस तरह ये गल जाएगी, हल्की सी भी गल जाएगी, आप इसे उतार लेंगे क्योंकि बाकी तो ये फ्राई भी होगी, उसमें भी ये कुछ पक जाएगी। ये हमारे जो बैंगन है वो कट चुके हैं। अब हम अपने पकौड़ों का मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए आप एक बाउल ले लें और उसके अंदर आपने सबसे पहले बेसन ऐड करना है। बेसन आप जितना मर्जी है उतना ले सकते हैं, लेकिन जितना आप मतलब हस्बे ज़रूरत आपको जितनी आप बना रहे हैं उस हिसाब से ले लें। मेरे पास ये तकरीबन ½ kg है, मेरे पास तकरीबन ½ kg मेरे पास इस वक्त बेसन मौजूद है। ये मैंने तकरीबन ले लिया हाफ। इसमें से भी मैंने हाफ लिया क्योंकि जो बाकी है उसके मैं आपको दूसरे पकोड़े बनाना बताऊंगी जिसमें हम अंडा शामिल करेंगे। ये आपने ले लिया हाफ तकरीबन, और इसके साथ ही आप इसमें एक अंडा ऐड कर लेंगे। एक अंडा ऐड करेंगे और साथ इसमें आप तकरीबन 1 चम्मच आप नमक ऐड कर लें, या तकरीबन 1.5 टीस्पून आप इसमें नमक ऐड कर लें। अगर आप चाहें तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। ये इसमें आपने नमक ऐड कर लिया। इसी के साथ आप इसमें हाफ टेबल स्पून हल्दी ऐड करेंगे। इसके साथ 1 टेबल स्पून आप इसमें लाल मिर्च ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून आप इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और 1 ही टेबल स्पून आप इसमें अनारदाना ऐड कर देंगे। इसके बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें। जितने अच्छे तरीके से ये मिक्स होगा उतने ही मज़े के इसके फ्लेवर सारे आपस में मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी हम चीज़ें ऐड कर लेते हैं और जितने अच्छे से आप इसे मिक्स करेंगे वो तमाम फ्लेवर्स जो हैं आपस में अच्छी तरह ब्लेंड हो जाएंगे, तो फिर मतलब पकौड़ों का एक अपना ही टेस्ट निकलता है। जितने में हम ये मिक्स करते हैं, हम चलते हैं इस्लामाबाद की तरफ, देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। ओवर टू यू इस्लामाबाद।
तो नाज़रीन, आपने देखा कि आज इरम जो हैं वो कैपिटल किचन में मिक्स पकोड़े बना रही हैं, वेजिटेबल पकोड़े बना रही हैं। और पकोड़े आयात एक ऐसी चीज़ है, मुझे आलू के पकोड़े बहुत पसंद हैं। कुछ लोगों को बैंगन के पकोड़े भी बहुत अच्छे लगते हैं और सब्जी के पकोड़े बनाने वो सिखा रही हैं। और पकोड़े एक ऐसी चीज़ है जो कि इफ्तार में होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो पकोड़े हैं बहुत ज़्यादा वो खाना सेहत के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। तो आप बनाइए ज़रूर मिक्स पकोड़े और इफ्तार में खाएँ भी, लेकिन सिर्फ उतना कि जितना आपकी सेहत बर्दाश्त कर सके। बिल्कुल। और इसके अलावा खानम हमारे साथ मौजूद है नाज़रीन, और हमारा जो आज का दूसरा मौजू जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं मुसलमान के मुसलमान पर हक, उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। खानम, आपकी जानिब मानना चाहूँगा, जिस तरह आप अपनी गुफ्तगू में बता रही थी कि अहादीस मुबारका में बहुत ज़्यादा इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुसलमान के मुसलमान पर जो हुकूक हैं। मैं ये सवाल ये भी करना चाहूँगा आपसे कि अगर एक मुसलमान मुश्किल में है, आप इसको हमसाए से अगर हम इसको जोड़ लेते हैं कि अगर आपका हमसाया मुश्किल में है, लेकिन आप जानते बूझते हुए भी उसकी अगर मदद नहीं कर रहे हैं, मतलब आपका अगर जो हक है जो रसूलुल्लाह ने बयान फरमाया उसके बावजूद, तो उसके बारे में क्या वईद आई है? उसके लिए बड़े सख्त बयानात हैं आक़ा नामदार सरकार रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका में कि जो अपने मुसलमान भाई के हक़ का ख्याल नहीं रखता। आप तो ये कह रहे हैं कि अगर वो किसी मुश्किल में हो, मुश्किल में ना भी हो, तो तुम्हें उससे मिलते जुलते रहना चाहिए। और अगर वो मुश्किल में ना हो, यहाँ तक हदीस में फ़रमाया गया कि मन ज़ारा अख़ाहु फ़िल्लाहि फ़ी मरज़िन औ सिहतिन ला यातीह खुदा अम वस्तिबदाला, जो इंसान अपने मुसलमान भाई की वैसे ही मुलाकात के लिए उसके घर जाए, फ़ी मरज़िन औ सिहतिन, वो बीमार हो या सही व सलामत हो, बीमारी का इंतज़ार नहीं करना चाहिए या उसके लिए मुश्किल का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। ला खुदा अम वस्तिबदाला, वो दिखावा ना हो, नुमाइश ना हो, रियाकारी ना हो, वो सिर्फ रज़ाए मौला के लिए उसके घर पे जाता है। तो हदीस में बड़े खूबसूरत अल्फाज से उसकी तशवीक़ की गई और फरमाया गया कि खुदावंद मुताल उसको इतना अज्र देता है कि वक्कलल्लाहु बिही सबईन अल्फ़ा मलकिन युनादून क़ुफ़ाहु तिब्ता व ताबत लकल जन्ना, खुदावंद मुताल 70,000 रहमतें उसके गिर्द जो महवे तवाफ़ हो जाती हैं। और हदीस में मलक का लफ्ज़ है, तो मलक के दो मानी हैं, फ़रिश्ते को भी कहा जाता है और रहमत को भी कहा जाता है। तो वक्कलल्लाहु बिही सबईन अल्फ़ा मलक, 70,000 फ़रिश्ते उसके गिर्द महवे तवाफ़ होते हैं। युनादून क़ुफ़ाहु, और उसके पसे पुश्त से एक निदा बुलंद करते हैं, वो कहते हैं तिब्ता व ताबत लकल जन्ना, तेरे लिए जन्नत को वाजिब कर दिया गया है और तू पाक हो गया है। फ़अंतुम ज़ुव्वारुल्लाह व अंतुम ज़ैफ़ुर रहमान, तू इसकी मुलाकात के लिए नहीं आया बल्कि तू खुदा की मुलाकात। सुभान अल्लाह, क्या बात है। खाना में एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हम आपकी गुफ्तगू को यहीं से शुरू करेंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप साथ रहिए। एक बार फिर से नाज़रीन आपको खुशामदीद कहेंगे। रहमत रमज़ान खुसूसी ट्रांसमिशन आप कैपिटल टीवी पर देख रहे हैं और हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। और हम बात कर रहे थे खानम से कि मुसलमान के मुसलमान पर हुकूक क्या है, लेकिन खानम क्योंकि तंगी वक्त एक बार फिर आज हमारे आड़े आ चुकी है, तो आज के लिए हम आपको शुक्रिया अदा करेंगे। लेकिन जो तशरीह हमारी इस मौजू पर बरकरार है नाज़रीन, वो हम कल भी इनके साथ जारी रखेंगे और इसी मौजू पर खानम कल भी हम बात करेंगे। लेकिन आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद रहें। इसके अलावा हमारे नात खान हमारे साथ मौजूद रहे, हाफिज़ फ़हद रसूल। फ़हद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ लाए। और अभी जी हाँ बिल्कुल अयास, अभी हम अपने नाज़रीन को लिए चलेंगे कैपिटल के किचन में और देखते हैं कि मिक्स पकोड़ा जो कि इफ्तार के लिए तैयार हुए हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं मिक्स पकोड़ा। 2 से 3 मिनट के लिए अगर आप इसमें आलू छोड़ भी देते हैं तो भी कोई मसला नहीं होगा, ये ज़्यादा अच्छे बनेंगे अगर आप इसमें 2 से 3 मिनट पहले ही इसमें आलू जो है वो डिप करके रख दें। ये देखिए जो पकोड़े हैं वो तैयार हो चुके हैं और हम इसे निकाल लेते हैं। आप नीचे टिश्यू पेपर या रख लेंगे तो इससे ये होगा कि ये इसका जो ऑयल है वो जज्ब हो जाएगा जितना भी इसके अंदर है। ये जो है पकोड़े जो हैं बैंगन के तैयार हो चुके हैं। अब साथ ही हम आलू के पकोड़े जो है वो तैयार कर लेते हैं। ये आपने अब इसमें 1 बाय 1 करके आलू डालेंगे। ये आलू डल जाएंगे और आलू को बिल्कुल हल्की आंच पे आपने पकाना है क्योंकि आलू जो है वो मोस्टली अंदर से कच्चे रह जाते हैं। आप इसमें आलू ऐड करें
और आंच बिल्कुल आहिस्ता कर ले जब तक ये आपको फील ना होने लग जाए, क्योंकि जिससे ये पकने लग जाएंगे और आलू जो है वो गल जाएंगे तो वो ऊपर आने लग जाते हैं, सतह पे आने लग जाते हैं। बहुत इजीली जो है ये कुक हो जाते हैं और ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। अब इसको थोड़ी देर आप इसे हल्की आंच पे रखेंगे। जी हमारे पास एक कॉलर मौजूद है। हेलो अना, अस्सलाम वालेकुम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। जी कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं मिसेस फारूक बात कर रही हूँ। मिसेस फारूक बात कर रही हैं, कहाँ से? कराची से, गुलशन। जी जी, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। और आपने ये पकोड़े बनाए हैं तो उसमें आपने सोडा ऐड नहीं किया, क्यों? जी सोडा ऐड करने से होता है कि ये सॉफ्ट हो जाते हैं, नरम होते हैं, लेकिन मैं क्योंकि इनको खस्ता बनाना चाह रही हूँ इसलिए मैंने इनमें एग्स ऐड किए थे। अगर आप चाहें तो आप सोडा भी ऐड कर सकती हैं। अच्छा जी ठीक है। आप हमारी आज की कॉलर हैं, इसलिए हम आपको फोर्टाइल की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर करेंगे। आप अपना नाम, एड्रेस जो है और फ़ोन नंबर हमारी टीम को सेंड कर दें, आपका गिफ्ट हैम्पर आप तक पहुंच जाएगा। देखें ये बिल्कुल तैयार हो रहे हैं। अब जिससे ये गोल्डन होना शुरू होंगे आप इन्हें निकाल लेंगे। ये देखिए बिल्कुल हो रहा है। अब इसके बाद जो है हम गोभी और मिर्चों के पकोड़े निकाल लेंगे। अच्छा, आलू की एक और चीज़ है कि मैंने इसमें छिलके नहीं उतारे, और ये बहुत, अगर आप छिलके नहीं उतारेंगे तो ये बहुत जल्दी पक जाएंगे और बहुत मज़े के होंगे। और इसके साथ साथ आलू के छिलके में जो न्यूट्रिशन पाई जाती है और मिनरल्स होते हैं, वाइटामिन होते हैं, वो आपकी बॉडी के लिए और आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आप नहीं उतारेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। चलिए ये हो गए, आप इसे सर्व कर सकते हैं। ये देखें ये हो गया। अब मैं साथ ही जो है वो गोभी के पकोड़े बनाऊंगी। गोभी जो थी मैंने पहले ही जो थी वो उबाल के रख ली थी, इसलिए इसको ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको मिक्स करने की ज़रूरत नहीं होगी, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप लाइट सा इसको पका लें जितना हो सके जल्दी, और ये बहुत जल्दी आपने निकाल लेना क्योंकि गोभी जो है वो उबली हुई ऑलरेडी। आपने इसमें लिया, आपने अच्छी तरीके से इसको बेसन में डिप किया और देन आपने इसको फ्राई कर लिया। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। अब आप इसको फ्राई कर लें। ये देखिए। और इसके साथ साथ एक और चीज़ के जो गोभी है वो थोड़ी सी कच्ची होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा उबाल ली तो जब आप उसे बेसन के अंदर मिक्स करेंगे तो वो गिरने लग जाएगी, भुनने लग जाएगी। तो इससे बहुत बेहतर है कि आप जो आपकी गोभी होगी आप उसे थोड़ा सा जो है वो कच्चा रहने दें। बहुत ज़्यादा नहीं उबालनी। मैं आपको बार बार सेम बात रिपीट कर रही हूँ कि आपने गोभी बहुत ज़्यादा नहीं उबालनी। मैं डाल रही हूँ। ये हमारे मिक्स पकोड़े जो हैं वो बिल्कुल तैयार हो रहे हैं। अपने थोड़ी सी आंच जो है वो आप आहिस्ता ही रखें तो ठीक है, जिससे ये हल्के से पकने शुरू हो जाए, गोल्डन होना शुरू हो जाए, फिर आप फटाफट इसकी आंच भी टेस्ट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल हो रहा है और आप देख सकते हैं कि ये गोल्डन होना शुरू हो गया। बस इसका बेसन ही ऊपर से पकाना है क्योंकि गोभी तो अंदर उबली हुई है और बिल्कुल आपने जल्दी से इसको फ्राई करके जो है वो निकाल लेना है। इसको फटाफट हम फ्राई कर लेते हैं। कि बिल्कुल हमारी गोभी जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। आप इसको साथ साथ हल्का हल्का पलटते रहे, चमचा लाते रहे ताकि ये दोनों तरफ से पक जाए। जी गोभी बिल्कुल अब तैयार हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब आप इसमें हरी मिर्चें ऐड करेंगे, उसी तरह बेसन में डिप करके आपने बेसन में इसको डिप किया और नाउ आपने अब इसको फ्राई करना है। चलिए ठीक है, ये हो गया। तो नाज़रीन आपने देखा कि किचन में इरम ने मिक्स पकोड़ा जो हैं वो तैयार कर लिए हैं, बिल्कुल बन चुके हैं इफ्तार के लिए। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप साथ रहिए।